हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये उसकी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको एज ऑफ चौसर बताया था, जो कि शुरू होता है 1340 से लेके 1400 तक। उसके बाद जो मैंने एक बैरन एज बताई थी, मतलब एक एज जिसमें एक ऐसा एरा जिसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई लिटरेचर के कंसर्न में, वो शुरू होती है 1400 से लेके 1515 तक। ठीक है, ये दो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 और 2 में। अब उसके बाद द एरा ऑफ रेनेसांस स्टार्ट होता है, जो कि चल रहा है 1516 से लेके 1625 तक। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहला जो है वो है 1516 से लेके 1558 तक, ठीक है। और जो दूसरा है, जिसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल सकते हैं, या फिर हम एज ऑफ या फिर एलिजाबेथन एज बोल सकते हैं, ये शुरू होता है 1558 से लेके 1625 तक, ठीक है। ये तो आज की वीडियो में हम लोग बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस पढ़ेंगे 1516 से लेके 1558 तक। आपको डिक्शनरी की डेफिनेशन बता देता हूँ। रेनेसांस इज रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। तो जब रिवाइव हो जाए, क्या रिवाइव हो जाए? लर्निंग, लोगों में पढ़ने लिखने की और सोसाइटी के तौर पे रहने की एक कैपेसिटी, एक थॉट कि भाई साहब अब हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी ध्यान देना चाहिए और कल्चर की तरफ, कल्चर्ड सिविलाइज्ड होने के तरीका, इसको बोलते हैं रेनेसांस, ठीक है। अब इसकी शुरुआत हुई थी, हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, रेनेसांस की शुरुआत क्यों बोलते हैं भाई साहब? अगर आपने एक बहुत ही फेमस पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी लियोनार्डो दा विंची की, तो वो इसी अर्ली 15th सेंचुरी में 03 से लेकर 06, ठीक है, इस टाइम पे बनाई गई थी। तो अब देखिए, जब आदमी की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो पाती है ना, तब वो पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, इन सब की तरफ ध्यान देता है। तो मोनालिसा की पेंटिंग भी इसी टाइम पे बनी थी और इसी को बोला गया रेनेसांस की शुरुआत हो गई है। जैसे आपको बताया था मैंने कि जब लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में जब चौसर की डेथ हुई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिक्लाइन आ गया, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हुई। उसके बाद 1485 में हेनरी सेवन्थ आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे किंग होते हैं और इनकी वजह से सोसाइटी में एक तरह की क्वाइटनेस आई। क्वाइटनेस मतलब ये कह लीजिए कि हार्मनी आई, पीस आई, ठीक है। लड़ाई झगड़े बंद हो गए, ऐसे समझिए। तो जब लड़ाई झगड़े बंद हो गए, लाइफ स्मूथ चलने लगी, तो लोग जो है अपने, जब रोटी कपड़ा दाल चावल मकान इन सब का जब टेंशन खत्म हो गई, तो उन्होंने क्या शुरू किया, अब अपने आप को इवॉल्व करना मेंटली, ठीक है। मतलब लिटरेचर की तरफ ध्यान गया, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान गया, ठीक है। तो इस ये इनकी एक मोनार्की बहुत ही स्ट्रांग थी। इन्होंने सोसाइटी को रिस्टोर किया, पॉलिटिकल ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मार पीट, दंगा फसाद ये सब बंद हो गया, ठीक है, चोरी चकारी ये सब बंद हो गई, इस तरह से कह लीजिए, ठीक है। सोसाइटी को एक तरह से उन्होंने पॉलिश किया। उसके बाद कई उस वक्त बड़े पावरफुल लोग होते थे, बैरन्स बोलते थे उनको, तो उनकी पावर को, उनके प्रिविलेजेस को कट डाउन किया, और इसके अलावा जो नई रिच क्लास पैदा हुई उसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक स्टिमुलस का काम करती हैं, ठीक है, मूवमेंट लाने के लिए, और उस मूवमेंट का नाम है रेनेसांस। रिकेट एक बहुत बड़े क्रिटिक है, उन्होंने बोला कि 1476 में ही रेनेसांस बेसिकली आ चुका था, या उसकी शुरुआत हो गई थी कह लीजिए, ठीक है। लोग ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना, लोग अपनी नींद से, मतलब अनपढ़ पने की नींद से जाग चुके थे, ठीक है। और वो कब हुआ था? जब 1476 में रिकेट्स ये कहते हैं कि जब कैक्सटन ने पहली बार क्या ला के आया, अगर आपको बताया याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कैक्सटन ने जो उसको इस्टेब्लिश किया था लंदन में 1476 में, याद रखिएगा। इसकी वजह से सबके पास किताबें पहुंची, लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू की और रेनेसांस की शुरुआत हुई, ऐसा रिकट्स का कहना है, ठीक। अब हेनरी सेवन्थ के बाद हेनरी एट्थ आते हैं 1509 में, और ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह लीजिए एफिशिएंट किंग होते हैं। इसकी वजह से उनका ये जो एरा है, ये बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल और सिग्निफिकेंट चेंजेस से होकर गुजरा, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स को इनकरेज किया और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज किया। इन्होंने सिर्फ ना अपनी वेल्थ बढ़ाई, अपनी से मतलब इंग्लैंड की वेल्थ बढ़ाई, बस साथ साथ लोगों के भी वेल्थ ही बनाया, इंप्रूव किया फाइनेंशियल कंडीशन को, ठीक है। अब इन्होंने एक काम और किया, एक वर्ड होता है जो कि मैं बता दूं, फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म का मतलब आप ये समझ लीजिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा, पावरफुल बंदे का बेटा पावरफुल बनेगा। ये इस थॉट को इन्होंने डिक्लाइन किया, और जो लो वर्थ के लोग हैं उनको भी हाई पोजीशन पे, ठीक है, बैठाना शुरू किया। मतलब अब जो भी आदमी जिसके पास टैलेंट है, डिजर्विंग कैंडिडेट को उसके अकॉर्डिंग शेयर दी जाएगी, ठीक है। ये फ्यूडलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था, इसको इन्होंने हटाया। अब देखिए, तो मैन ऑफ टैलेंट, लर्निंग, ये से लोगों को ऑनरेबल प्लेसेस मिलने लगी। और उस वक्त का सबसे पावरफुल जो एरिया था वो था कोर्ट, मतलब किंग का कोर्ट,
ठीक है। अब देखिए पढ़ाई लिखाई का एक और एग्जाम्पल मिलता है कि हम लोग को भाई साहब कार्डिनल्स कॉलेज और क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जिसमें आपको अगर याद होगा तो जॉन मिल्टन ने बाद में पढ़ाई की है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड में उस वक्त फाउंड किए गए, इस्टेब्लिश किए गए, और ये उस वक्त के बहुत फेमस बंदे थॉमस मोर, इनकी 2 किताबों के बारे में जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। 1478 से लेकर 1535 ये उस वक्त के बहुत ही फेमस फिगर थे, और ये हेनरी 8 की कोर्ट में एज अ कोर्टियर बैठा करते थे। इनकी 2 किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना उनके बारे में। फर्स्ट इज यूटोपिया, UTOPIA। यूटोपिया इज रामराज, कहने का मतलब है कि एक ऐसा फिलोसॉफिकल नॉवेल है ये जो कि एक आइडियल सोसाइटी की मतलब थॉट को एक्सप्रेस करती है। ये फिलोसॉफिकल नॉवेल 1516 में शुरू हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी 1516 में। इसके अलावा एक और इनकी है ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, ये बुक का नाम है, और इसको भी इन्होंने पब्लिश किया था 1518 में, ठीक है। ये 2 किताबें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूटोपिया पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हेनरी एट्थ के रेन में 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट हुए। पहला काम था कि एक रिफॉर्मेशन जो कि वाइक्लिफ ने शुरू किया था 2 सेंचुरीज पहले, उसको और ज़्यादा क्या हुआ, बल मिला, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन और ज़्यादा मिशन मिला, ठीक है। और रिफॉर्मेशन, वेरियस तरह के जो रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी, इन सब पे लोगों ने क्या किया। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस से अब आ गई ना, तो पैम्फलेट बिकना शुरू हुए। पैम्फलेट एक तरह का कह लीजिए पेपर होता है जिसमें लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और सस्ता होता है। एक प्रिंट कराओ 1000 कॉपी हो जाती है उसकी, और उसके बाद वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो थॉट्स होता है एक तरह का व्हाट्सएप मैसेज की तरह आज की तरह बहुत जल्दी पब्लिश हो जाता था। एक और काम हुआ था, विलियम टिंडेल ने इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन कर दिया था। मतलब कि कह लीजिए जो वाइक्लिफ ने किया था उस बाइबल को और ज़्यादा पॉलिश करके किया। तो पहली बाइबल अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात होगी तो वो वाइक्लिफ का नाम आएगा। उसके बाद उसको और रिफॉर्म करने की ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल ये विलियम टिंडेल ने किया था, और उसके साथ एक मिस कैवर्डेल थी, उन्होंने भी ये काम किया था। इंग्लिश के डेवलपमेंट में, इंग्लिश प्रोज के डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट काम किया था। ये इंकरेज किया किसकी तरफ, और ये बहुत ही ग्रेट पैटर्न थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते थे जो भी लोग लिटरेचर, आर्ट या फिर लर्निंग से रिलेटेड होते थे, उनको ये बहुत ज़्यादा पैटर्न करते थे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ्री में पैसे देना कि हाँ जाइए आप अपनी रिसर्च कीजिए, आपको पूरी फैमिली को मैं संभालने को तैयार हूँ। उसको बोलते हैं पैटर्न का काम करना, पैट्रनेज देना। कि उसके बाद आते हैं 1547 से लेके 1553 तक, और इसी के ठीक बाद आपको क्वीन मैरी आती है, और ये भी 1553 से लेके 1558, तो ज़्यादा नहीं, 5-5, 7-7 साल का इन लोग का करियर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा सा ऐसे करके इनका टाइम पास हो गया, आप ये समझिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आता है वो आता है 1558 से लेके 1603। दिस इज क्वीन एलिजाबेथ जब अपने रेन में आती हैं, अपने चेयर पे बैठती है, थ्रोन पे बैठती है, और उसके बाद ये शुरू होता है गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। गोल्ड, इसी को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर बोलते हैं। तो इंग्लिश रेनेसांस कवर करता है बहुत लंबा टाइम, ठीक है। और इसको हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहला पार्ट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 1516 से लेके 1558 तक, ये जस्ट बिगिनिंग थी रेनेसांस की, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग एक्चुअल एज बोलते हैं एलिजाबेथ की, जब वो थ्रोन पे बैठी थी, ठीक है। वो पूरा का पूरा टाइम देखिए, क्वीन एडवर्ड का और क्वीन मैरी का टाइम बहुत छोटा छोटा था, बट एलिजाबेथ एक पावरफुल किंग होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पैट्रन थी लिटरेचर की, आर्ट की, और उन्होंने 1558 से लेकर 1603 लगभग 50 ईयर्स राज किया, और पावरफुल तरीके से राज किया। फिर उसके बाद ये है, इस एरिया को बोलते हैं द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसांस। और फिर इसी के बाद जैसे इनकी डेथ हुई ये, और उसके बाद 1603 से 1625 ये डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस हुआ, जिसको हम लोग जैकोबियन एज का नाम देते हैं। इसमें जैकोबियन को आप जेम्स 1 समझिएगा, जैकब का मतलब लैटिन में जेम्स होता है, ठीक है। द सेकंड एंड द थर्ड पार्ट्स periods from our literary unit are called the age of Shakespeare। तो हम लोग 4th वीडियो में हम लोग इसी एज ऑफ रेनेसांस को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।